नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। इस समय हम आरओ एआरओ और उससे जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इस वीडियो में आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है, ठीक है। इसमें 12वां प्रैक्टिस सेट है हमारा, और इससे पहले के हम 11 सेट करवा चुके हैं। और अभी इसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहे थे, यानी इसमें हम लगभग जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और हमारा 15 सेट जो जाएगा वो टोटल बायोलॉजी पर होगा। इसके बाद जो है, जो हमारा 16 सेट स्टार्ट होगा, 16वां सेट स्टार्ट होगा, वो जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पर होगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं वो कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले रहे हैं इसमें, जो बार बार रिपीट हुए हैं, और जो पॉसिबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्यूचर के लिए एक मॉडल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको भी यहाँ पर दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरी सीरीज को। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है आज का वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, ठीक है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, उदर मतलब ये एब्डोमेन का जो पोर्शन है, उदर के अंदर का परीक्षण, उदर मतलब एब्डोमेन, ठीक है, उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन पर पहला विकल्प है, दूसरा है प्रकाश के विसर्जन पर, तीसरा है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का विसर्जन कोई मतलब नहीं है। प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये मैंने आपको सबकी इंग्लिश बताई, ठीक है, सारी की इंग्लिश बताई हमने आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एब्डोमेन का हमारे के अंदर का जो परीक्षण है, इसको हम इंडोस्कोप कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, दो विधियां हैं आपके पेट के अंदर या नाक कान गले के अंदर। अगर हम बात करें आपके मुंह से लेकर के आपके यानी पूरी आहार नाल की, या आहार नाल से संबंधित जो सहायक पाचनांग है आपके, यानी लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज तक की हम बात करें, स्पेशली अगर हम बात करें आहार नाल के विभिन्न भागों की, यानी फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। तो माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन तक की अगर हम बात करें, स्टोमक तक की बात करें, तो यहां तक का जो परीक्षण होता है, ठीक है, वो एक्चुअली इंडोस्कोपी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडोस्कोपी द्वारा होता है, ठीक है। यानी आंतरिक शरीर के आंतरिक परीक्षण की दो विधियां हैं। और दूसरा एक और होता है, अगर बड़ी आंत में कोई अल्सर हो गया है, बड़ी आंत में कोई समस्या हो गई है, या किसी को मल के साथ रक्त आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए की जाती है कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी। अब देखिए, ये दोनों इसलिए की जाती हैं कि आपके अंदर अगर कोई विकार हो गया है तो आपको वो जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम अंदर है, कोई घाव है, कुछ भी है, तो वो जो है डायग्नोस हो जाए, क्लियर हो जाए, उसी के लिए की जाती हैं। तो एक्चुअली ये जो विधियां हैं, अगर इस विधि की हम बात करें, तो अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे फिलिप बोजनी साहब ने ही आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए, खासकर जो आंतरिक हमारी नलिकाएं हैं उनकी जांच करने के लिए एक इस तरह का उपकरण विकसित किया था सबसे पहले। बाद में इस तरह के और मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए गए, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर परावर्तन पर काम करेगा, रिफ्लेक्शन पर काम करेगा, तो जितना हो सकता है उतना रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा यानी जितना आपतित प्रकाश होता है, इनकमिंग लाइट होती है,
रिफ्लेक्टिव लाइट एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रकाशीय भाग क्या हो जाता है, यहां वहां रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। विसर्जन का कोई मतलब नहीं है, अपवर्तन का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपवर्तन में दिशा ही बदल जाती है, अपवर्तन में दिशा ही बदल जा रही है। मान लीजिए कि ये प्रकाशीय किरण, कोई ये अभिलंब है, या कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चलिए गई, पता चला ऐसे, ठीक है, कहां चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई, तो ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअली ये होता है किस पे, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, चाहे वो इंडोस्कोपी है हो, चाहे वो कोल्पोस्कोपी हो, ठीक है, चाहे वो जो है आप मिरेज बनती है उसकी बात हो, या फिर जो है आप देखे होंगे और भी घटनाएं होती हैं, जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, ये सब किस पर काम करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। तो उसको आप रट लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैंने बताया कि ये फ्रॉम माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन चेक कर सकते हैं, किससे, इंडोस्कोपी करते हैं, और अगर बड़ी आंत की किसी प्रकार के विकार की जांच करना है तो उसके लिए कोल्पोस्कोपी की जाती है। तो इसका आंसर होगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीनों के पाचन यानी डाइजेशन में सहायक एंजाइम है। एक है यूरिएज, दूसरा है सल्फेटेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है प्रोटीएज। देखिए दो महत्वपूर्ण एंजाइम आपको यहां पर ये कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। एक्चुअली प्रोटीनों का पाचन पूछ रहा है, ठीक है, प्रोटीनों का पाचन पूछ रहा है। एक्चुअली यूरिएज, सल्फेटेज और प्रोटीएज ये सब क्या हैं, ये एक्चुअली अम्लीय माध्यम वाले एंजाइम हैं, ठीक है। कहां वाले, कैसे एंजाइम हैं, अम्लीय माध्यम के एंजाइम हैं ये, ठीक है। और ये जो एंजाइम है ये स्पेशली जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, मोस्टली लाइसोसोम ही ये इन एंजाइमों का श्रावण करता है, ठीक है ना। और ये एंजाइम किसी क्षतिग्रस्त कोशिका को, घायल कोशिका को समय से पहले मार देने का कार्य करते हैं, यानी कोशिका का विघटन करते हैं। और इसीलिए लेकिन कोशिका के विघटन के साथ ही लाइसोसोम खुद भी खत्म हो जाता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, विघटनकारी एंजाइम भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विघटनकारी एंजाइम भी कहते हैं। और ये लाइसोसोम चूंकि कोशिका नष्ट हो जाती है तो कोशिका के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन एंजाइमों का प्रोटीनों के पाचन में कहीं भी कोई भी योगदान नहीं है, तो जाहिर सी बात है योगदान किसका होगा, फिर योगदान किसका होगा। अब यहां पर बचा ट्रिप्सिन, आंसर क्या होगा इसका, ट्रिप्सिन, सी इसमें आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, एक्चुअली जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, इस प्रोटीन के डाइजेशन में आपके शरीर में दो महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, एक है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। एक है पेप्सिन और दूसरा क्या है, ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो हमारा है एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम है एक्चुअली ये स्टोमक में होता है, स्टोमक में होता है, और स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, यानी पेप्सिन हमेशा अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। जो ये ट्रिप्सिन देख रहे हैं ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। कहां से आता है, पैंक्रियाज से आता है। पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज से निकलता है एक रस, आप इसको जानते हैं, इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, यानी अग्न्याशयी द्रव। क्या बोलते हैं, अग्न्याशयी द्रव। अग्न्याशयी द्रव का जो पीएच होता है वो लगभग 8.0 होता है, जबकि जो स्टोमक का पीएच होता है वो लगभग 1.0 से लेकर के 3.0 के आसपास होता है। यानी ये क्या है, ये तीव्र अम्लीय है। ये क्या है, तीव्र अम्लीय है,
आमाशय में प्रोटीनों का पाचन करता है। ये क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस क्या है, ये तीव्र क्षारीय है। ये क्या है, तीव्र क्षारीय है और ये छोटी आंत में प्रोटीनों का, जो बची हुई प्रोटीन होती हैं उनका पाचन करता है। यानी दोनों ही पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीनों का पाचन करके उनमें अमीनो अम्लों का विखंडन करते हैं, यानी प्रोटीन का विखंडन करके अमीनो अम्लों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, एमिनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। लेकिन ये ट्रिप्सिन कहां पर है, छोटी आंत में है, और पेप्सिन कहां है, आमाशय में है। फिलहाल यहां ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा था इससे पहले कि मच्छरों को मारने की जो दवा है उस दवा का नाम क्या है, कुनैन। ठीक है, कुनैन सल्फेट क्या करती है, मच्छरों को मारने का काम करती है। ठीक है ना। और मच्छर आप जानते हैं कि लगभग संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं और मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। और मलेरिया जो रोग है आप जानते हैं मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन मच्छर क्या करता है, इस प्रोटोजोआ का वाहक होता है। क्या करता है, मच्छर इस प्रोटोजोआ का वाहक होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो मच्छरों को मारने की जो दवा बनाई, जो ये मच्छरों को जो भगाने की जो दवा है वो एक तो इलेथ्रिन होती है। क्या होती है, इलेथ्रिन होती है। और दूसरा क्या होती है, पाइरेथ्रम होती है। पाइरेथ्रम होती है। और ये जो इलेथ्रिन है ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। ये भी एक क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। और जो आपकी पाइरेथ्रम है, ये जो पाइरेथ्रम देख रहे हैं ये पाइरेथ्रम भी क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, प्लांट है, एक तरह की क्या है, ये घास होती है। ठीक है, क्या होती है, घास होती है। इसमें रेटिनोल नहीं होगा, इफेड्रिन जो है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इफेड्रिन क्या है, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, एफेड्रा। ठीक है, उस एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ये भी एक दवा है इफेड्रिन, लेकिन इसको हम एज ए कफ के सिरप के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, और कई चीजों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसमें एक्चुअली आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए आंसर होगा इसमें पाइरेथ्रम। क्या होगा आंसर इसमें, पाइरेथ्रम। निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन प्रयोग किया जाता है, पाइरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब शरीर में निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है, पहला ऑप्शन है शुगर, दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, अगला है सोडियम क्लोराइड और अगला है पोटेशियम क्लोराइड। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको क्या हुआ है, डायबिटीज हुआ है, तब तो अगर आपके अंदर से बाहर ज्यादा यूरिन बन रहा है, ज्यादा पानी निकल रहा है, तब तो आपके अंदर क्या कमी हो जाएगी, शुगर की भी कमी हो जाएगी। तब तो शुगर की भी कमी हो जाएगी। यानी निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर पसीना ज्यादा बन रहा हो या आपके अंदर यूरिन यानी मूत्र ज्यादा बन रहा हो। ठीक है, लेकिन आप उस मात्रा में पानी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पानी ले तो नहीं रहे हैं उस मात्रा में, लेकिन पानी जा जरूर रहा है। तो ऐसे में आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है और इस प्रकार से बॉडी में पानी की कमी होने को ही क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण कहते हैं। अब जब निर्जलीकरण होता है तो समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मैंने बताया भी आपको कि एक्चुअली क्या होता है, आपके शरीर से पानी जो है, जो मुख्य रूप से निकलता है, एक तो वो पसीने के रूप में निकलता है। किसके रूप में, पसीने के रूप में निकलता है, यानी वो स्वेट के रूप में निकलता है। पसीने में क्या क्या चीजें होती हैं, पसीने में एक तो जल होता है, पसीने में इसके अलावा कुछ आपके खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं।
इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, और कुछ मात्रा में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल होता है, वो आपको समझ में आता ही है। खनिज लवण भी होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं आपके शरीर में, ठीक है। कुछ एमिनो एसिड्स होती हैं, और इसी एमिनो अम्ल के कारण अलग अलग व्यक्तियों के पसीने की स्मेल भी अलग अलग आती है, और आप क्या खाए हुए हैं इस पर भी पसीने की स्मेल डिपेंड करती है। अलग अलग चीजों को खाने वाले या अलग अलग चीजों को खाने के दौरान स्मेल भी आपके पसीने की अलग अलग हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है उसमें कुछ अनावश्यक एमिनो अम्ल भी जो है मुक्त होती हैं, और उनका निष्कर्षण मोस्टली क्या होता है, पसीने के द्वारा भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब जानते हैं ठंडी होती है, इसी कारण से आप जब पसीना निकलता है शरीर से आपको तो ठंडा महसूस होता है, ठीक है। ये पसीने में निकला। अब जब पसीना निकल रहा है इसमें, तो इस पसीने में जल तो निकलेगा मुख्य रूप से ना, जल तो निकलेगा ना, लेकिन इसमें कहीं से भी शुगर आया आपको, कहीं से भी सोडियम, कहीं से भी कैल्शियम फॉस्फेट दिखाई पड़ा, कहीं पर पोटेशियम क्लोराइड दिखाई पड़ा? नहीं दिखाई पड़ा। चलिए अब जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा जो यानी जो और दूसरा माध्यम है जल निकालने का, पहला क्या बताया, पसीना। पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला बताया हमने आपको पसीना जल निकालने का, शरीर से जल निकालने का। दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम है आपके शरीर के मूत्र। क्या है, मूत्र यानी यूरिन, मूत्र यानी यूरिन, ठीक है। अब मूत्र में क्या क्या होता है, मूत्र में जल होता है, कुछ यूरिया होती है मुख्य रूप से, कुछ मात्रा में बची अमोनिया होती है, कुछ लवण होते हैं, कुछ आयंस होते हैं और दूसरे, ठीक है ना। अब इसमें भी कहीं शुगर दिखी, शुगर हो सकती है, शुगर हो सकती है कब, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया शुगर हो सकती है अगर आप डायबिटिक हैं तो, यानी अगर आपको किसकी, शुगर की बीमारी है तो हो सकती है, लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शुगर कहीं से भी नहीं हो सकती है। और अगर शुगर कहीं से नहीं है, शुगर कहीं पर नहीं है तो क्या होगा, अगर शुगर नहीं, अगर आपको डायबिटिक नहीं है तब क्या होगा, जाहिर सी बात है कहीं से भी शुगर नहीं निकल रही है, और ना ही ये सब निकल रहा है, तो निकल क्या रहा है, लेकिन कुछ चीज कॉमन है। क्या, लवण हर जगह कॉमन है, ठीक है। लवण जो है हर जगह कॉमन है, किसमें, मूत्र में भी और पसीना में भी। जाहिर सी बात है वो लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। यानी आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड आयनों की मात्रा क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, और इससे आपका रक्तदाब भी और रक्तचाप भी दोनों गड़बड़ हो जाएगा। जो आपका यहां नापा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रक्तदाब कहते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। लेकिन जो यहां से नापते हैं, ठीक है, या पल्स रेट देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, दोनों ही बढ़ेगा और घटेगा भी, कुछ भी हो सकता है, और दोनों से ही आपको खतरा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी होता है। जब कभी गर्मी में ऐसी जगहों पर पहुंच जाएं जहां पर पानी की उपलब्धता ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। उस समय कुछ भी मिले आप पी लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि मैन वर्सेस वाइल्ड आता था, तो वहां पर जो बेयर था वो क्या करता था, वो तो अपना ही यूरिन निकाल के पी लिया करता था। नो डाउट यूरिन नुकसानदायक है आपका, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन याद रखिएगा बिना पानी के अगर आप मर रहे हो तो उस समय यूरिन भी पी सकते हैं, क्योंकि बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। अब देखिए इसका एक सामान्य ग्राफ मैं बना रहा हूं, उससे समझिए, रट करके आप इसको नहीं कर सकते हैं। कह रहा है एक वर्णांध पुरुष कह रहा है, इसका मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए,
वर्णांध पुरुष। फिर क्या कह रहा है, सामान्य महिला। सामान्य महिला यानी वर्णांध पुरुष को क्या कहेंगे इंग्लिश में, वर्णांधता को क्या कहते हैं। दो बीमारियां बहुत प्रबल आपकी हैं, एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरी है हीमोफीलिया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पहले भी आ चुकी है बीमारी। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मोस्टली लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता के रोगियों को लाल और हरा रंग दोनों ही काला दिखाई पड़ता है। लाल और हरा रंग दोनों ही काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांध पुरुष सामान्य। अब वर्णांध पुरुष को हम इस तरह से शो कर रहे हैं, यानी इसके एक यक्ष पर क्या है, एक यक्ष को हम गोला कर दे रहे हैं, मतलब एक इसका एक यक्ष प्रभावित है। सामान्य महिला का मतलब क्या है, इसके दोनों यक्ष नॉर्मल है। अब इसको हम मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार क्या करेंगे, दोनों को बांट देंगे। इसको ध्यान से क्रॉस को समझ लीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे समझिएगा, तो आपको गड़बड़ी नहीं होनी पाएगी। तो ये क्रॉस कैसे करवा रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहां देखिए, एक यक्ष प्रभावित है, मतलब क्या है, पुरुष वर्णांध है। यहां देखिए इस तरह से क्रॉस बना, तो यहां से एक यक्ष आया पिता से और एक यक्ष आया कहां से, मां से। पिता से एक यक्ष आया है ना, इसका मतलब पुत्री में क्या हुआ, एक यक्ष आ गया, ये पुत्री हो जाएगी कैरियर। कैरियर मतलब इसके अंदर रोग का जीन तो रहेगा, एक दुर्बल जीन, सुप्त जीन तो उपस्थित रहेगा, लेकिन ये रोग इसके शरीर पे दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी रोग का लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन रोग का एक सुप्त जीन उसके अंदर मौजूद है। इसके बाद क्या होगा, ये क्रॉस होगा इससे, यहां पर फिर क्या होगा, एक लड़की पैदा हो रही है, फिर यहां पर ये लड़की क्या होगी, ये भी कैरियर हो जाएगी। यहां अब दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर पिता वर्णांध है और मां सामान्य है, तो लड़कियां जितनी भी पैदा होंगी वो सभी क्या होंगी, रोग की वाहक होंगी, रोगी नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि पिता का अकेला यक्ष गुण सूत्र हमेशा पुत्रियों में जाता है। जब तक मां रोगी नहीं है या मां वाहक नहीं है, तब तक आगे ये जीन, तब तक आगे ये रोग नहीं जाएगा। जैसे अब अभी और आगे देखिए क्रॉस, इसको मिलाएंगे आप इससे, तो यहां से मिला मां से एक्स, पिता से मिला यहां वाई, ये लड़का क्या होगा, नॉर्मल होगा। फिर यहां से ऐसे करेंगे, यहां से मिला एक्स, यहां से मिला वाई, ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉर्मल। तो उत्तर क्या मिला आपको, सभी लड़कियां क्या होगी, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। क्या कह रहा है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। क्या कह रहा है, पुत्रों के पुत्रियों में। अब अगर इस हिसाब से उत्तर देखा जाए, अब अगर इस हिसाब से इसका उत्तर देखा जाए, तो लक्षण कहां उत्पन्न होंगे, बोलिए भाई, पुत्रियों में तो दिखाई नहीं पड़े और पुत्रों में भी दिखाई नहीं पड़े, तो लक्षण कहां होंगे भाई। मैंने बताया ना कि इन दोनों में एक सुप्त जीन उपस्थित रहेगा, लेकिन रोग जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, तो कहां आएगा। आइए हम अगला पेज लेके आपको समझाते हैं। पहली पीढ़ी से अभी उस जनरेशन से क्या मिली, जो मिली वो वाहक स्त्री मिली। क्या मिली, वाहक महिला मिली। क्या मिली, वाहक महिला। वाहक महिला का मतलब क्या हुआ, वाहक महिला का मतलब कैरियर वुमेन, इसका एक यक्ष प्रभावित है। अब इसकी शादी अगर किसी सामान्य पुरुष यानी कोई बेचारे से जिसको कुछ नहीं हुआ है और लेकिन वो जान भी नहीं रहा है, आप लड़की देखने गए, आपको लगा बाहर से सब चंगा है, लेकिन अंदर से कोई गड़बड़ झाला है, ठीक है, क्या है, उसके अंदर एक सुप्त जीन उपस्थित है जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रोग का लक्षण उसके अंदर नहीं है। अब क्या होगा, देखिए ये इस तरह से हमने शादी कराया, सॉरी ये यहां पर वाई होगा, एक सामान्य पुरुष शादी कराया है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ये दूसरा क्रॉस है जो हमने इससे पहले कराया था, यानी पहले में स्त्री और पुरुष का जो क्रॉस कराया उसमें जो पिता था वो वर्णांध था, ठीक है, देख सकते हैं आप। पहले इसमें क्या था, पिता जो है वर्णांध था, तो मई जो लड़कियां हुई हैं वो दोनों क्या हुई, वाहक हो गई हैं, और पुत्र क्या हो गए हैं, ये नॉर्मल हो गए हैं। अब आगे क्या हो रहा है, उन्हीं वाहक स्त्रियों को हमने उठा लिया, जो दोनों पुत्रियां थी उन्हीं को उठा लिया, उनमें से किसी एक का क्रॉस करा रहे, किससे, सामान्य व्यक्ति से। अब देखिए क्या होगा रिजल्ट,
ये लड़की पैदा हुई, क्या होगी? कैरियर। ये लड़का पैदा हुआ, गया काम से, क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब तक लड़कियों का दोनों यक्ष गुणसूत्र प्रभावित नहीं होता है, देखिए अगर लड़कियों में ये स्थिति आ रही है, इसका मतलब लड़की क्या है? कैरियर। लेकिन अगर लड़कों में ये स्थिति आ गई, इसका मतलब पेशेंट, क्योंकि ये स्वयं ही यक्ष के लिए दुर्बल होते हैं। इनका एक यक्ष प्रभावित होते ही रोगी बन जाएंगे, जबकि इसमें जब तक दोनों यक्ष प्रभावित नहीं होगा तब तक ये पेशेंट नहीं होगी, यानी जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक ये पेशेंट नहीं होगी। लेकिन इनके अंदर रोग का जीन उपस्थित रहेगा। रोग का जीन उपस्थित रहने का मतलब यह हुआ कि रोग का सुप्त जीन इनके अंदर उपस्थित है, आगे पीढ़ियों में रोग ले जाएगा। जैसे यहां देखिए, यहां रोग ले जा रहा है ना, अभी लड़का पेशेंट हो गया, नहीं हो गया? ये लड़का रोगी हो गया ना। आगे फिर देखिए, यहां एक 4 संतानों का रेशियो दिखाई पड़ रहा है। यहां ये लड़की पैदा हुई, क्या हुई? ये लड़की नॉर्मल हुई। ये लड़का भी क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। बोलो, तो ये कहां पर आ रहा है? पुत्रियों के पुत्रों में आ रहा, क्योंकि यही पुत्री थी। और जो है इसके कहां पर रोग आया? ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? ये पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, रोगी हुआ ना। अब अगर इससे पूछा जाए तो इसको रोग कहां से मिला? इसको रोग अपनी माता के जरिए किससे मिला? नाना से मिला है। ये कौन है? ये उस लड़के के नाना है, ये नाना है। इनकी ये पुत्री है दोनों, इन पुत्री में से किसी एक को उठाया हमने, यहां शादी कराया, और उसके बाद ये पुत्र क्या हो गया? वर्णांध हो गया। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी। क्या हो जाएगा? पुत्रियों के पुत्रों में हो जाएगा। ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में। ये क्रॉस समझिएगा, जहां कंफ्यूजन हो आप इसको हमसे कमेंट से पूछ भी सकते हैं। बार बार रिपीट करके देखिएगा कैसे मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, बाकी इसका जेनेटिक्स का डिटेल वीडियो हमने आनुवंशिकी के चैप्टर में भी आपको जो है पढ़ाया है। आनुवंशिकता में खोजेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा, तो किसी पुरानी वीडियो में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुटों को, सीले मतलब मॉइस्चराइज्ड, मॉइस्चराइज्ड बिस्कुटों को क्या है? मॉइस्चराइज्ड बिस्कुट को यानी नमी युक्त, क्या कह सकते हैं और हिंदी में इसको? नमी युक्त बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे बिस्किट को कहां रखते हैं आप? फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? कुरकुरे हो जाते हैं, यानी कड़े हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। दूसरा कह रहा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तीसरा कह रहा है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। चौथा कह रहा है फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। ये 4 आपके सामने विकल्प हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा। कह रहा ठंड से, पहला विकल्प कह रहा ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। अब इसमें आंसर के हिसाब से आप देखिएगा कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिएगा क्या हो सकता है। ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है, भैया ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर नहीं आती है। ठीक है, कह रहा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इस बात में दम है कि ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इसको थोड़ा हम आपको बताते हैं अलग पेज लेकर के। आइए देखिए, एक्चुअली जैसे आप गर्मियों में कूलर इस्तेमाल करते हैं और फ्रिज इस्तेमाल करते हैं
जल के लिए घड़ा भी इस्तेमाल करते हैं, कूलर, फ्रिज और घड़ा, तीनों को समझिएगा आप कॉन्सेप्ट यहां पर। देखिए कूलर जो होता है बेटा वो सिर्फ तापमान नियंत्रित करता है। कूलर क्या करता है? सिर्फ तापमान यानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। क्या करता है? सिर्फ जो है तापमान नियंत्रित करता है। घड़ा जो है, ये घड़ा जो होता है ये भी सिर्फ तापमान नियंत्रित करता है, तापमान नियंत्रित करता है। लेकिन आपने देखा होगा जहां जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां मोस्ट लाइकली अप्रैल से लेकर के कह सकते हैं जून, जब तक बरसात नहीं हो गई तब तक तो ये आपका कूलर और ये घड़ा दोनों बहुत बढ़िया काम करता है। अप्रैल में जून ये 3 महीने बहुत बढ़िया काम करता है। जुलाई में जब से बारिश होना शुरू हो जाती है उसी समय से कूलर फेल, घड़ा फेल। ठीक है ना? घड़ा फेल। आप क्या करते हैं? अब मेन चीज यह है, इसके साथ और है एक और चीज होती है, उसे कहते हैं आप एसी यानी एयर कंडीशन। एयर कंडीशन। अब घड़े में भी ठंडा नहीं होगा पानी ज्यादा, कूलर ठंडा नहीं करेगा कमरे को, फ्रिज पहले भी काम कर रही थी, फ्रिज अभी भी काम करेगी, और एसी पहले भी काम कर रहा था, एसी अभी भी काम करेगी। क्या अंतर हुआ इन दोनों में अंतर क्या हुआ? फ्रिज में और एसी में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बेसिकली यह है कि फ्रिज जो होती है वो ताप और आर्द्रता यानी टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करती है। जब आप फ्रिज को अंदर से छुएंगे, दीवार को कहीं से भी हाथ लगाएंगे तो आपको एकदम सूखा मिलेगा, ड्राई मिलेगा, क्योंकि फ्रिज के अगर पीछे जाएंगे, आप कभी देखते नहीं ध्यान से, आप कंप्रेसर के नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक बॉक्स लगा होता है, उसी में जो पानी होता है वो कलेक्ट होता रहता है और एक्स्ट्रा पानी निकलता रहता है। कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं घर में मच्छर कहां से आ रहे हैं, एक्चुअली पीछे इतना पानी इकट्ठा रहता है अक्सर। ठीक है ना? और जब कभी फ्रिज हिलाई उलाई जाती है तो यहां वहां निकल करके वो थोड़ा चला जाता है पीछे। ठीक है? और अगर घर में एसी लगा है तो उसको खींच लेता है मॉइस्चर को, अदरवाइज उसी में जमा रहता है पानी। ठीक है? तो उसमें मच्छर भी खूब पलते हैं, मच्छरों का घर भी होता है वो। तो वो क्या करता है? तापमान भी नियंत्रित हुई, आर्द्रता भी नियंत्रित, जो अंदर का मॉइस्चर नमी है उसको पूरा ये नियंत्रित, ये खींच लेता है। कौन? फ्रिज के अंदर। इसीलिए फ्रिज में अगर आपने सब्जियों को खुला रख दिया है, या मान लीजिए आपने चावल रख दिया है, चावल खुला रख दिया है, तो चावल एकदम कड़ा कड़ा हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। बिल्कुल यही सेम चीज बिस्किट के साथ होती है। बिस्किट क्या करे? बिस्किट में नमी है पहले से, तो एकदम मॉइस्चराइज है। ठीक है? एकदम गीलापन है, सीलापन लग रहा है उसमें, लेकिन जैसे ही फ्रिज के अंदर रख देंगे उसका जो मॉइस्चर है, इसका मतलब उसके अंदर नमी है, पानी है, उस नमी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर फेंक देगा। ठीक है ना? बिस्किट आपका क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। जैसे आप नवंबर दिसंबर के अंदर, जनवरी में धूप भले ना आ रही हो, लेकिन जैसे इस समय अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, अभी अगर आपने कपड़े बाथरूम के अंदर भी टांग दिए, धूप में नहीं ले जा रहे हैं, फिर भी कपड़ा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि कपड़े से जो नमी होगी उसको, क्योंकि बाहर नमी कम है, और अगर बाहर नमी कम हो रही है तो कपड़े की नमी क्या हो जाएगी? अधिक नमी से कम नमी की ओर स्थानांतरित हो जाएगी। ठीक है? बिल्कुल यही सेम केस यहां पे हुआ। बिस्किट से टेम्परेचर क्या, जो ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब हो गई और बिस्किट क्या हो गया? टाइट हो गया। और एसी भी हमारा यही करता है, हमेशा टेम्परेचर कंट्रोल करता है और साथ में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। ठीक है? यानी अगर आप एसी में बैठे हैं तो ना तो आपको गर्मी लगेगी और ना ही आपको पसीनापन का एहसास होगा। लेकिन अगर आप कूलर में बैठे हुए हैं, कब? जुलाई अगस्त के समय, तो आपको हो सकता है थोड़ी गर्मी भी लगे और पसीना ने चिपचिप बढ़ जाएगी बॉडी में आपके आसपास। ठीक है? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया कि फ्रिज के अंदर इसलिए वो सूख जाता है बिस्किट, बिकॉज ऑफ अब की जो फ्रिज आ रही हैं वो बिल्कुल एसी जैसी हैं, यानी वो तापमान और आर्द्रता दोनों ही नियंत्रित करती हैं। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी यहां जो बताया हमने आपको, ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी आंसर होगा, 6 का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इसमें पहला कह रहा है ईईजी मांसपेशी, ईसीजी आंख, ईओजी मस्तिष्क और ईएमजी हृदय, ईएमजी हृदय। अब देखिए आंसर के हिसाब से जरा देखिएगा आप इसको, यहां पर आप अभी इससे पहले कहीं आया था ईईजी किसका होता है? ईईजी ब्रेन का होता है। जब ब्रेन में कोई विकार आ जाता है, जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मिर्गी की समस्या हो गई, अचानक जो है ऐसे ऐसे करने की समस्या हो गई, अचानक बहुत शरीर का तापमान बढ़ जाए, गर्मी ज़्यादा लगने लगे, अचानक बेहोशी की समस्या हो जाए, या अचानक कुछ बड़बड़ाने की समस्या हो जाए, या अचानक कुछ गुस्सा लगने की समस्या हो जाए, तो ऐसे समय में मस्तिष्क में आई, तंत्रिका तंत्र में आई किसी प्रकार की समस्या का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईईजी किया जाता है। ईसीजी हम आप जानते हैं किसके लिए होता है? हृदय के लिए होता है। अब जरा देखिए, ए का 3 सही है, ये सभी जब जानते हैं, इजी है। और ईसीजी क्या होता है? बी का 4 सही है, ए भी सही जानते हैं। तो ए का 3rd और बी का 4th। क्या देखिए, बी एकदम कन्फर्म है अपना। ईसीजी किसका होता है? हार्ट का होता है, सब जानते हैं ईसीजी हार्ट का होता है। तो बी में क्या है? 4 ऑप्शन है। बी किससे मिल रहा है? 4 से मिल रहा है ना। और ए जरा देखिए 3rd है, तो ए 3rd यहां पर है। और ए 3rd और बी 4 किसी और ऑप्शन में क्या है? बिल्कुल नहीं है। सीधे मार दीजिए, क्या आंसर होगा? 7th का बी आंसर होगा। ठीक है, अब बाकी आप मिला लीजिए, क्या होगा इसमें? बोलिए। इसमें ये जो ईओजी होता है ये आंख के लिए होता है, और जो ईएमजी होता है ये मांसपेशियों की जांच के लिए होता है। इसको हम एक वीडियो पहले इसका पूरा जो फुल फॉर्म है सब पूरा हम बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम यहां पर इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पॉम, लाइकस, देवदार। लाइकस की जगह ये साइकस भी लिखा हो सकता था, तो भी सही नहीं होगा। और पाइन की जगह ये पाइनस भी लिखा हो सकता था, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कहीं और जगह पर भी, तो वहां पर यही लिखा, जो मैंने अभी लिखा आपको यही लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा समझिए। कह रहा चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा क्या है? चिलगोजा आप लोग जानते होंगे, जिम्नोस्पर्म आप जानते हैं लोअर बॉटनी का सबसे हायर प्लांट है। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट किसे कहते हैं? लोअर बॉटनी के सबसे हायर प्लांट। ठीक है, बहुत पुरानी ये फैमिली है, जो है बहुत पुरानी ये अनावृत बीजी पादप हैं। ठीक है, और इसकी बहुत सारी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं, लेकिन ये आता तो लोअर बॉटनी में है, पर बहुत इसके प्लांट हायर होते हैं। जैसे सिकोया संसार का सबसे बड़ा पौधा है, 720 मीटर लगभग लंबा होता है, इसी में आता है। ठीक है ना। और साइकस और पाइनस दोनों इसी में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में ही बहुत बड़े बड़े बीजांड इनके होते हैं। जिम्नोस्पर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। एक क्या हम 2 बता रहे हैं, एक है पाइनस और दूसरा है साइकस। ठीक है, ये जो चिलगोजा है ये इसी पाइनस यानी पाइनस जेरार्डियाना का सीड है। का ये क्या है? पाइनस जेरार्डियाना का बीज है। ठीक है, पाइनस जेरार्डियाना का क्या है? बीज है। और इसका थोड़ा छिलका जो होता है वो निकालने में काफी तकलीफ होती है, आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए कभी कभी मजाक में कहते हैं किसी को, अबे तुम चिलगोजे के छिलके हो गए हो क्या, छोड़े नहीं रहे हो साथ में। ठीक है ना, तो इसको चिलगोजा भी कहते हैं। और ये जो है बहुत चाव से खाया जाता है। इसको हम जिम्नोस्पर्म का एक और नाम इसका है, जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं।
जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है, पाइन से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए आंसर इसमें होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि, यानी साग सब्जियों जैसी होती है औषधि, ये मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? पहला है ऑटिथर, दूसरा है ग्लेस, तीसरा है ल्यूटिविट और अगला है सिनेरेरिया। सिनेरेरिया। इसमें जो आंसर होगा, आप जानते हैं मेरे का कुनैन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि कुनैन को ही मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुनैन सल्फेट के तौर पर, ठीक है। और ये जो कुनैन है ये मोस्ट लाइकली क्या होता है कि सिनकोना पादप से निकाली जाती है और एक और प्लांट होता है उससे निकाली जाती है, लेकिन एक और प्लांट है उसका आंसर है इसमें ए यानी आर्टिथर। इस आर्टिथर प्लांट से भी ये घास जैसा एक पौधा होता है, इससे भी कुनैन प्राप्त की जाती है और आज के समय में इसको बहुतायत में इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। यहां याद रखिएगा, इसका कुनैन का इस्तेमाल आजकल थोड़ा थोड़ा रक्त कैंसर के लिए भी करने लगे हैं। पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था इसमें, लेकिन अब आजकल ब्लड कैंसर के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो कुनैन जो है किस शाकीय औषधि, ठीक है, से प्राप्त की जाती है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्या होगा इसमें आंसर? आर्टिथर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के नत्रजनन, नत्रजनन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नत्रजनन का स्थिरीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन ना करने वाली दलहनी फसल है? चना, मटर, राजमा और मूंग। एक्चुअली सिंपल समझिएगा, मूंग, राजमा और मटर, ये तीन एक ऐसी जो है दलहनी फसलों की प्रजातियां हैं जिनकी जड़ों में क्या होता है, जिनकी जड़ों में लास्ट में ऐसे ऐसे क्या होती हैं, गांठें पाई जाती हैं और इन्हीं गांठों में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं जो वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन केवल चना ऐसा है, ठीक है, जिसमें इस प्रकार के नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चने की जो जड़ होती है उसमें इस तरह की जो गांठें आप देख रहे हैं, इस तरह की जो गांठें आप ये देख रहे हैं, इस तरह की गांठें जो है वो नहीं होती हैं, ठीक है, ये गांठें इस तरह से नहीं होती हैं और जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी चने में जो है इस प्रकार से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का जो नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, इसमें याद रखिएगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चने में फिलहाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस आरएनए, केवल डीएनए। देखिए पहले चीज तो जानिए, अभी कुछ देर के लिए एड्स को भूल जाइए, पहले समझिए वायरस को। वायरस जो है, जो भी वायरस है, कोई भी आकार हो सकता है, उसमें एक चीज तो कॉमन है या दो चीजें कॉमन है। एक तो न्यूक्लिक एसिड कॉमन है, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और दूसरा कुछ कॉमन है तो वो है प्रोटीन कॉमन है। ये क्या है? प्रोटीन
यानी इस पूरे जो आप देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ क्या पाई जा रही है, इस तरह से एक प्रोटीन का पूरा एक आवरण चढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक प्रोटीन का ये पूरा आवरण इस तरह से चढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, और बीच में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब इस न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, इस न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, इस न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा, डीएनए और आरएनए। ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। डीएनए एंड आरएनए कभी नहीं होगा। केवल विषाणु ऐसा है, जितने भी प्रकृति में जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वनस्पतियां पाई जा रही, जो भी पाए जा रहे हैं, उनमें डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। अनिवार्य रूप से कंपलसरी है, डीएनए भी होगा तो आरएनए भी होगा। लेकिन केवल वायरस ऐसा है जिसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इसीलिए ऑन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए वी से दैट viruses are two types. First one is DNA virus and second is RNA virus. On the presence of DNA we can say DNA virus and on the presence of RNA we know that RNA virus. ठीक है, बट यहां समझना होगा कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब यहां एड्स विषाणु में होता है, ये पूछ रहा है। हाँ, थोड़ा और जान लीजिए, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड, ये कैप्सिड किसका है, ये कैप्सिड बना हुआ है प्रोटीन का। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। अब इस कैप्सिड और प्रोटीन यानी कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों को मिला के कहा जाता है विरियॉन। क्या कहा जाता है, विरियॉन। ठीक है ना। और इस विरियॉन में लगभग 95% प्रोटीन होती है और लगभग 6% क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है। अब कोई भी वायरस होगा उसका यही चीज इसमें होगी। क्या क्या होगा, प्रोटीन होगी और न्यूक्लिक एसिड होगी। अब न्यूक्लिक एसिड में दो ऑप्शन है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब पूछ रहा है एड्स विषाणु में क्या होता है, तो एड्स विषाणु में क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन नहीं, आरएनए प्लस डीएनए नहीं, प्रोटीन प्लस आरएनए, बिकॉज ऑफ एड्स इज अ आरएनए वायरस। ठीक है। एड्स क्या है, एड्स किससे होता है, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, और ये क्या है, आरएनए विषाणु होता है। ठीक है, किससे होता है, ये आरएनए विषाणु से होता है। तो क्या होगा इसमें आंसर 11 का सी सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नीचे शुरू करें, जॉन्डिस किससे होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया किससे होता है, पीलिया एक्चुअली एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, क्या है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पिरा एक्टेरोहेमोराइजी। लेप्टोस्पिरा एक्टेरोहेमोराइजी, लेप्टोस्पिरा एक्टेरोहेमोराइजी, हिंदी में लिख दे रहा हूं, लेप्टोस्पिरा एक्टेरोहेमोराइजी। अगर हम कॉलरा की बात करें तो ये भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है। किससे, विब्रियो कॉलरी से होता है, तो ये भी बैक्टीरिया से है। ठीक है। अब क्या बचा, जॉन्डिस किससे हुई, बैक्टीरिया से हो गई। किससे, लेप्टोस्पिरा एक्टेरोहेमोराइजी से। कॉलरा किससे हो गया, विब्रियो कॉलरी से हो गई। ठीक है, भी बैक्टीरिया से हो गया। बचा क्या, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया एक्चुअली प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर क्या करता है, इसका वाहक होता है, लेकिन बेसिकली ये प्रोटोजोआ से होती है बीमारी। प्रोटोजोआ पानी में रहता है, गंदे पानी में रहता है। दो तरह के प्रोटोजोआ से होती है, एक दोनों ही प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम बहुत संक्रामक है, तेजी से फैलता है, इसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा भारत में किससे किससे होता है। कई किताबों में गलत आंसर भी दिया गया है। सबसे ज्यादा भारत में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, सेकेंड नंबर पर है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ठीक है, लेकिन कई जगह पर उल्टा दे दिया गया है, संक्रामक ये ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादा लोगों में, भारत में ज्यादा लोग किस जो है प्रोटोजोआ से, मलेरिया से ग्रस्त होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइवेक्स हो जाएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा ए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैंने आपसे कहा, तो आप कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए, या आप कमेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फूंदी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा। एक्चुअली बैक्टीरिया से नहीं होता, फंगस से नहीं होता, ठीक है, वायरस से और प्रोटोजोआ, दो महत्वपूर्ण ऑप्शन है। ये प्रोटोजोआ से भी नहीं होता, किससे होता है, ये एक्चुअली वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया जो आप देख रहे हैं, इस वायरस का नाम है बेसिकली कॉमनली कह सकते हैं रेबीज वायरस, क्योंकि ये जो रेबीज वायरस है बेसिकली ये बिल्ली, बंदर, कुत्ता और अगर हमारे आपके अंदर भी आ गया है तो मनुष्य से भी, ठीक है, ये फैल सकता है। यानी हमारे इनमें नाखूनों में सबसे ज्यादा ये हो सकता है। इसीलिए बिल्ली, बंदर, कुत्ता, इनमें से कोई भी चीज अगर पाले हैं तो बहुत ध्यान दीजिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन भी सही होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं जितना जानता हूं उतना बता सकता हूं कि जितना भी डॉग का वैक्सीनेशन होता है या कैट का वैक्सीनेशन होता है, उनमें से 40% वैक्सीनेशन फर्जी होता है। ठीक है, इतना ही यहां बोल सकता हूं, बस केवल इतना जानिएगा आप। लेकिन ये खतरनाक है, इसलिए बहुत ऑथेंटिक जगह पर, अथराइज जगह पर वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, तो किससे होता है, विषाणु के द्वारा। किससे होता है, रेबीज वायरस से। कौन से विषाणु, रेबीज वायरस से होता है। नाम क्या है इस बीमारी का, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, इसको कॉमनली आप कह सकते हैं जल से भय। जल से भय बीमारी ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका शुरुआत में प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हो सकता है इसका प्रभाव 12 से 24 या 24 से 48 महीने बाद भी दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मोस्टली इसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 40-45 घंटे बाद, किसी जिस व्यक्ति को काटता है ये, उसमें लगभग 40 से 45 घंटे बाद इसका प्रभाव दिखाई पड़ने, 40 से 45 दिन बाद, 40 से 45 दिन बाद इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए कभी कभी गांव में देखा होगा आपने, जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको पानी से भय लगता है। इसीलिए पहले अगर किसी कुत्ता काटता था तो गांव के लोग जाते थे कुआं दिखाने के लिए कि कुएं में पानी होता है और पानी से दूर भागेगा। लेकिन चूंकि उनके थोड़ा समझ में नहीं था, कुछ दिन बाद दिखाना चाहिए कुएं को, पानी को, तब पानी से भागेगा। अगर कुछ तुरंत ही दिखा रहे हैं तो तुरंत रेबीज का प्रभाव किसी के ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, वायरस से होता है, रेबीज वायरस से होता है। और इसके वाहक कौन होते हैं, बिल्ली भी होता है, बंदर भी होता है, कुत्ता भी हो सकता है, और अगर मनुष्य की किसी हो गया है तो वो मनुष्य भी हो सकता है। आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। मानव शरीर में उर्बिका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी अस्थि है, सही है गलत आप बताइए। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा कह रहा है हैजा रोग। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा रोग किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। सही है या गलत।
एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। अभी हमने बताया हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलरा। क्या बोलते हैं? हैजा को और क्या बोलते हैं? कॉलरा बोलते हैं, ठीक है ना। और कॉलरा किससे होता है? अभी बताया विब्रियो कॉलरी से होता है, और वो क्या है? बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन क्या है? सही है, ये ऑप्शन सही है, यानी सेकंड सही है। मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। ये जो फीमर है पैर की, हमारे यहां से लेकर के यहां तक की अस्थि से क्या बोलते हैं हम? फीमर बोलते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ये भी सही है, बात सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है? नहीं, एथलीट फुट एक बीमारी है जो हमारे पैरों में हो जाती है, लेकिन ये वायरस से नहीं होती है, ये वायरस से नहीं होती, बल्कि ये किससे होती है? ये एक कवक से होती है, यानी ये एक फंगस से होती है। किससे? फंगस से होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या सही होगा? 1 और 2 सही होगा, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 14 में आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड पर चढ़ी झिल्ली सूजन आने। ब्रेन हमारा जो है ये भी एक झिल्ली में बंद रहता है, और जो हमारी ये जो है आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी क्या होती है? एक ब्रेन के अंदर एक झिल्ली के अंदर बंद रहती है, ठीक है ना। और इस झिल्ली में जब इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जब इसमें क्या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, किसका? नेजेरिया मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, या जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ल्यूकीमिया दिया गया है, पैरालिसिस दिया गया है, और एथेरोस्क्लेरोसिस दिया गया है। इन तीनों बीमारियों का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। 2 संबंध होता है इसका, मेनिंजाइटिस से और इंसेफ्लाइटिस से। दोनों ही में क्या होता है? मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, और मस्तिष्क की झिल्ली में यहां पर क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? यहां पर पानी भर जाता है, ठीक है। इस झिल्ली में सूजन आ जाती है और यहां पर पानी भर जाता है। तापमान शरीर का बहुत बढ़ जाता है, एकदम मुंह चेहरा वगैरह क्या हो जाते हैं? एकदम से लाल हो जाते हैं, ठीक है। एकदम चेहरा वगैरह क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, अगर समय पर उपचार नहीं मिला तो व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? डी सही होगा। आंसर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग है उसमें क्या कौन होता है? उनमें जो है वो मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? नारियल में, मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में। कह रहा है ऐसा कोई इसमें कोई विफल बताना है आपको जिसमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होती हो और साथ में वसा भी होती है। प्रोटीन वसा यानी फैट दोनों ही प्रचुर मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में हो। नारियल क्या है? नारियल में नारियल का तेल भी निकाला जाता है तो फैट थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, और स्टार्च होता है। मूंगफली में अगर हम बात करें तो फैट भी होती है और प्रोटीन भी होती है। सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में मोस्टली क्या होता है? प्रोटीन होती है, फैट होता है पर कम होता है। सूरजमुखी में भी प्रोटीन होती है, लेकिन अगर फैट की बात करें देखें तो फैट भी इसमें होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर देखें कि क्या कह रहा है, दोनों की प्रचुरता है, यानी अच्छी खासी मात्रा में फैट भी पाया जा रहा है और अच्छी खासी मात्रा में क्या है वो जो है प्रोटीन भी पाई जा रही है। प्रोटीन और वसा दोनों ही रिच अमाउंट में है, तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली, ठीक है। ठंडियों में आप जो लोग जम के खाते हैं इसमें प्रोटीन भी जम के है और फैट भी जम है। प्रोटीन से आपको फायदा मिलता है और फैट से आपको
नुकसान भी हो सकता है, इसलिए क्या करें, थोड़ा सा कम खाएं। ठीक है, खाइए लेकिन थोड़ा सा बच के खाइए। वैसे टाइम पास का बढ़िया मीडियम है मूंगफली। ठीक है, देखिए ट्रेनों वोनों पर बेचते हैं तो बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि हिंदुस्तान में उसको उसकी वास्तविकता बता के बेचते हैं, कहते हैं टाइम पास मूंगफली खाइए, टाइम पास मूंगफली, मतलब मूंगफली टाइम पास है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, किसकी बात हो रही है, पीएच। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, और ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, या आप इसको समझिए 1.0 से आगे बढ़ते जाएंगे 7.0, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 7.1, 7.2, 7.3। ठीक है ना, अब जैसे इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या हो जाएगा भाई, 6.9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्या है, मीडियम एसिडिक कहा जाता है, यानी अम्लीय माध्यम कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। लेकिन यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय माध्यम, इसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय माध्यम। तो जो पीएच होता है किसका, ब्लड का, सामान्य व्यक्ति के रक्त का, रक्त यानी ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 8.25 फला 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 नहीं, ये सब ए भी गड़बड़ है, ए भी गड़बड़ है, ए भी गड़बड़ है, ए भी गड़बड़ है, 7.35 से 7.45, ये आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा इसमें आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी। क्यों ऐसा होगा, अच्छा एक चीज जानिएगा, रक्त मिश्रण है और मिश्रण का पीएच कभी एग्जैक्ट नहीं होता। भाई थोड़ा नमक ज्यादा हो गया थोड़ा पीएच बढ़ जाएगा, थोड़ा नमक कम हो गया तो थोड़ा पीएच कम हो जाएगा। हाँ, एक ऑन एवरेज रक्त में सोडियम की मात्रा बनी रहे जिससे कि पीएच निर्धारित होता है, इसका काम एल्डोस्टेरॉन भी करता है और किडनी भी करती है। ठीक है ना, अगर ज्यादा सोडियम हो गया तो किडनी छान के बाहर कर देगी यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। ठीक है, इसलिए लेकिन एक थोड़ा बहुत मात्रा इसकी चेंज होती रहती है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये बिकॉज ऑफ रक्त क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, और मिक्सचर का पीएच एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे वेरी करता है। तो कहीं पर आपको 7.4 लिखा मिलेगा, कहीं 7.5 लिखा मिलेगा, सब सही है, थोड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल ये इसका आंसर जो होगा हमेशा वो विकल्पों के आधार पर करेंगे। तो अगर विकल्प देखेंगे तो इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा हो रहा है, डी विकल्प हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, डिप्थीरिया यानी काली खांसी, पीलिया यानी जॉन्डिस, कुकुर खांसी यानी हुपिंग कफ, और हीमोफीलिया। इसमें एग्जैक्टली आंसर होगा आपका हीमोफीलिया। ठीक है, डिप्थीरिया किससे होती है, बैक्टीरियल डिजीज, पीलिया बैक्टीरियल डिजीज, हुपिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज, बट हीमोफीलिया क्या है, ये जेनेटिकल डिजीज है। क्या है, जेनेटिकल डिजीज है। क्या होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो हमारी ये बीमारी है इसको समझिएगा, ये एक दुर्बल एक्स सहलग्न से होने वाली, दुर्बल एक्स लिंग सहलग्न से रोग है। ये दुर्बल एक्स लिंग सहलग्न रोग का मतलब ये होता है कि एक कमजोर जीन से होता है। ठीक है, एक कमजोर जीन से होता है ये, और हमारे आपके अंदर अगर कहीं चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का लगभग 2 से 3 मिनट में हो जाता है। 2 से 3 मिनट में क्या हो जाती है, ब्लड हमारा जो होता है वो क्लॉट करने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन इनके रोगियों में दुर्बल एक्स सहलग्न जीन के प्रभाव से रक्त जमाने वाली जो प्रोटीन है वो नहीं बन पाती है और लगातार इनमें रक्त बहता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन आजकल अब क्लॉटिंग फैक्टर खोज लिए गए हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति में जो समान रक्त वर्ग के होते हैं उनकी बॉडी से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल करके इनको चढ़ा दिया जाता है, जिससे अगर कोई ऑपरेशन करना है या चोट वगैरह लग गई है तो कुछ हफ्तों के लिए इनके अंदर क्लॉटिंग कराई जा सकती है, यानी इनको बचाया जा सकता है। लेकिन ये सुविधा जागरूकता वाली जगहों पर ही है, बड़े शहरों में ही हो सकती है।
छोटे शहरों में या गांवों में इसका इलाज नहीं होता है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बिकॉज ऑफ ये आनुवंशिक बीमारी है। माता पिता के पैतृक लक्षणों के आधार पर संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार ही यह वंशागत होती है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। हीमोफीलिया इसी है आनुवंशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर और बैरोमीटर। अब इसमें अगर आप देखें तो किससे क्या नापा जाता है, तो आप सिंपल बैरोमीटर आप जानते हैं, इससे क्या करते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। टैकोमीटर और एक्टीमीटर का यहां पर कोई काम नहीं, इसको हम पहले वीडियो में एक बता चुके हैं, अभी फिजिक्स में आएगी वहां भी बताऊंगा आपको, यहां नहीं बता रहा हूं। स्फिग्नोमैनोमीटर यही है जिससे क्या मापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है, यहां पर लगा करके और एयर प्रेशर डाला जाता है, तो पारा कितना ऊपर चढ़ता है, पारा कितना नीचे उतरता है, वही नापा जाता है ये। और ये पारा का जो ये स्फिग्नोमैनोमीटर जो है, ये मनुष्य का सामान्य जो रक्तदाब है 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर, इस रेशियो में ये नापता है। यानी अगर 120 वाला बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ये वाला बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डायस्टोलिक बढ़ रहा है। और यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग ऊपर वाला सोचते हैं ये कितना बढ़ रहा है, आप गलत फहमी में है। ऊपर वाला थोड़ा बढ़ जाए चल जाएगा काम, नीचे वाला थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा डायस्टोलिक कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, और ये कभी कभी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी होता है। पढ़ने के लिए आपका 120/80 mmHg है, लेकिन डॉक्टरी मत करने लगी डॉक्टर के पास जाकर के, क्योंकि डॉक्टर आपके वेट के हिसाब समझता है कि कितना नॉर्मल है, कितना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये दोनों इसमें नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 यहां आपको मिलाना है। ठीक है, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विट्रीकल्चर और पिसीकल्चर। ठीक है, ये मिला आपके सामने। एपीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है, सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से होता है, और जो पिसीकल्चर है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं इसका, अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा डी। और ये हम आपको दे रहे हैं पूरी आंसर सीट, पूरी आंसर सीट प्रैक्टिस सेट 12 की ये पूरी आंसर सीट है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आगे हमें आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और क्वेश्चंस करते रहिए। अभी इसके 3 सेट आपके बायोलॉजी के और मिलेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे किस पर, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। थैंक यू।